नमस्कार, मैं गुलेश पल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अजीत जोगी की मूर्ति खंडित करने के मामले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में विध्वंसकारी तत्व घटनाओं और को अंजाम देते जा रही है। सरकार के मुखिया को देखना चाहिए आखिर किसने मूर्ति को फेंकने की हिम्मत कर दी। समाज में ऐसे कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह भी नहीं है। मूर्ति खंडित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका कहने वाला। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया है। अब वो प्रदेश में जहाँ पे ज्यादा शिक्षक हैं वो उन स्थानों में भेजे जाएंगे जहाँ पे बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। विरोध भी हो रहा है इसका। देखिए, पहले भी युक्तियुक्तकरण का काम चलता था और अभी भी सरकार ने शुरू करने की बात कही है। उसमें देखने की बात ये रहती है कि कौन सा विषय का शिक्षक का पद कहाँ पर खाली है। ऐसे नहीं कि गांव से सारे लोगों को पसंदीदा जगह में सब पोस्ट कर दिए। अब उसमें कहीं मैथ के टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश के नहीं है, कहीं पर साइंस के नहीं है। तो ऐसे में विषयवार जो रिक्तियां हैं उसको मंगा करके और जो इनके पास सरप्लस शिक्षक हैं उनको वहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। उससे तो विषय शिक्षक की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी। शिक्षक संघ का ये आरोप है कि जो बदलाव किया जाए उसके सेटअप को ही खत्म किया जा रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल में अभी जो सेटअप है 1+2 का, मिडिल स्कूल में 1+4 का, उसमें ही एक शिक्षक कम कर 43,000 शिक्षक कम है। इस तरह के इसमें इस प्रकार की अगर कोई कोशिश हो रही है तो बहुत गलत है। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया गंभीरता से ले रहा है और समाज का विकास का पैमाना ही है कि उसका एजुकेशन का कहाँ तक है, उसका परसेंटेज क्या है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो केरल टॉप में है, जहाँ पर लिटरेसी का जो परसेंटेज है वो अन्य प्रदेशों की तुलना में ऊपर है उसके। ये चाहे वो महिलाओं के मामले में भी आप देखेंगे कि महिला शिक्षा के मामले में कितना आगे हैं। तो ये सूचकांक होता है समाज का विकास का कि किस स्तर के समाज है और कहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में अचीव किए हैं। तो इसमें सभी प्रदेशों को आगे बढ़ना चाहिए और छात्र खास करके छत्तीसगढ़ में जिसकी पहचान आदिवासी प्रदेश से है, जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। और ऐसे में आप जो मापदंड या पैमाना शहर से अगर बना करके और ग्रामीण उसमें जोड़ेंगे तो उचित नहीं है। जहाँ पर बसाहट है वहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। और उधर से आप अगर गांव से हटा देंगे शिक्षक तो वहाँ पर कौन जाना चाहेगा। इसलिए इसमें केवल आप सेटअप या रिक्तियाँ को भी ना देखें, भौगोलिक दृष्टि और वहाँ पर उपलब्धता को भी देखें कि शिक्षक कितने हैं और उनको अगर हम हटाएंगे तो कहाँ से भरेंगे। ये प्रदेश में मानसून पहले आ जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी डीएपी की जो है भारी कमी बनी हुई है। सोसाइटी में खाद नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने भी माना है कि जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले करीब 14 लाख टन की ज़रूरत है और अब 8.5 लाख टन। आप दोनों बात कह रहे हैं। एक तो इस प्रदेश में जहाँ पर प्रदेश की पहचान धान का कटोरा से है और धरती पुत्रों के लिए सबसे अहम जो है उनका खाद का है, बीज का है, पानी का है। इसको अगर उपलब्ध कराने में कहीं आप अगर पीछे हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर सरकार ये मानती है कि रासायनिक खाद की उपलब्धता कम है, मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो अल्टरनेटिव व्यवस्था आपने क्या किया। सरकार इसीलिए तो होती है कि अगर समाज से अगर किसी भी विंग से कुछ डिमांड आ रहा है तो उसकी आपूर्ति कैसे किया जाए, चाहे वो खाद का हो, चाहे खाद्य पदार्थ का हो, चाहे अन्य आवश्यकता की कोई भी सामग्री हो, उसकी आपूर्ति किस प्रकार से, कितना का हमको आवश्यकता है और कितना हम आपूर्ति हो पा रहा है और कितने की ज़रूरत है।
इसी को करने की ज़रूरत रहती है। अगर इसको केवल आप कागज़ में पढ़ करके और एक्सेप्ट कर लेने से थोड़ा ना होगा। सरकार क्या कर रही है, अपनी जवाबदारी उनको निभाना पड़ेगा। ये पिछली सरकार में ऑर्गेनिक खाद बनाने की तैयारी थी, वो बना भी रहे थे और वो जैविक खाद जो चल भी रहा था, क्या अगर वो कंटिन्यू होता तो इतनी किल्लत नहीं होती? बिल्कुल, आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने आप में महत्वपूर्ण है। रासायनिक खाद से हम लोग ऑर्गेनिक खाद के तरफ जो एग्रीकल्चर जो विंग है उसको शिफ्ट करने जा रहे थे। उसके लिए प्रयास भी हुई और बहुत जगह कंपोस्ट खाद और ये सब बनना शुरू भी हुआ। उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में कुछ शिकायत आई, बस उसी में थोड़ा सुधार करके और इसको आगे बढ़ाते तो आज जो क्राइसिस की स्थिति बन रही है, सरकार के पसीना जो छूट रहे हैं कि हम कहाँ से रासायनिक खाद लाएंगे, उससे बच पाते हैं। केवल इसलिए आप बंद कर दिए कि कांग्रेस ने शुरू किया था, केवल इसलिए बंद कर दिए कि भूपेश बघेल जी का नाम हो रहा था। जो सरकार रहेगा, अच्छी योजना अगर कोई चालू करती है, चाहे वो कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। उसमें जो कमी है उसको ठीक करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस देश में बहुत सारी योजनाएं चली जिसको कांग्रेस की सरकार ने भी बंद नहीं किया, जैसे PMJY सड़क अटल जी ने शुरू किया था, लेकिन इसके बाद जो सरकारें आई कभी बंद नहीं करी, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अभी रासायनिक खाद की जो कोटा वो हो गई है, तो आप अभी हाथ पैर आपके सुख वो हो रहे हैं। आप इसी की तैयारी आपको पहले से करना था। अगर नहीं होगा तो ये तो किसानों के लिए बहुत दुखद विषय होगा और इस प्रदेश के लिए भी कि हम अपने किसानों के लिए रासायनिक खाद नहीं उपलब्ध करा पाए। उनका प्रोडक्शन प्रभावित होगा, जितना प्रति एकड़ उत्पादन होता है वो भी प्रभावित होगा, उनके आय भी प्रभावित होंगे। तो तमाम सारी की बात है जिसपे सरकार को और विभाग को समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये ट्रम्प का जो बयान आया 25 तारीख को, उस पर जो आप लोग सवाल कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस के जो भाजपा के जो केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि कांग्रेस जो है आतंकी और पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जैसा वो बोलते हैं वैसा बोले, इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो विषय ये है कि जिनको राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है उनको इस विषय पे बोलना ही नहीं चाहिए। भारत के राजनीतिक मामले में, खास करके भारत और पाकिस्तान के मामले में शिमला समझौता हुआ था। तोखन साहू जी को अगर मालूम नहीं होगा तो उसको अध्ययन करें। तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत पाकिस्तान के मामले जब भी पेचीदा होंगे या उसमें युद्ध की स्थिति बनेगी या विवाद की स्थिति बनेगी तो तीसरा पक्ष स्वीकार नहीं होगा। इसमें पहलगाम वाले जो मामला है उसमें युद्ध की स्थिति बनी, भारत पाकिस्तान आमने सामने हुआ, मिसाइल भी दागे गए, बहुत सारे कैजुअल्टी भी हुई। लेकिन इसका जो सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, वो ट्रंप ने घोषणा किया कि हमारे लिए हमारी जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई। विश्वास में जहाँ पूरे दुनिया को लेना रहता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के शीर्ष नेता हैं। सभी ने उनको ऑथराइज किया था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़िए, पूरा विपक्ष, पूरा देश आपके साथ है। तो जो घोषणा करना था माननीय प्रधानमंत्री जी को करना था। यहाँ चूक ये हुई कि ट्रंप ने घोषणा किया। उसी बात को तो लेकर के लोग आपत्ति कर रहे हैं, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो दिशाहीन बात जो कर रहे हैं, कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जिनको पाकिस्तान जाना था लोग चले गए, जो लोग खुफियाई कर रहे हैं वो किस दल से जुड़े हुए कितने पकड़े जा रहे हैं उसको आप लोग जानते हैं। लेकिन बात में जैसे पाकिस्तानी चीन इस तरह की बात कर देते हैं, इसको कैसे देखते हैं? इनको अविवेकपूर्ण निर्णय, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का राजनीति का शॉर्टकट तरीका। ऐसा कोई भी राजनीतिक मामले में, सेंसिटिव मामले में बात नहीं बोलनी चाहिए।
जिससे हमारी एकता, हमारी जो राष्ट्रीयता उसमें आ जाए। किसी भी जाति धर्म के खिलाफ, किसी भी राजनेता के खिलाफ इस प्रकार का टिप्पणी करना अविवेकपूर्ण निर्णय में मानता हूँ। एक विषय भी और आया है, जोगी जी की जो प्रतिमा है उसको लेकर के वो हटाया गया, उसको अभी इस सरकार में जो लिए और मूर्ति खंडित करने के लिए जिस प्रकार से विध्वंसकारी तत्व एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। सरकार के मुखिया को देखना चाहिए और जिनकी यहाँ सरकार है उनको देखना चाहिए कि उनके राज्य में जैसे बलौदा बाजार में घटना हो गया मूर्ति तोड़ने का, इसके बाद उसका रिएक्शन क्या हुआ कि कलेक्ट्रेट जल गया, एसपी ऑफिस जल गए। अभी ठीक उसी प्रकार का कोशिश लोगों ने किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी का मूर्ति को खंडित किया, उनको उठा करके कहीं गंदी जगह में ले जाके फेंक दिए। आखिर ये दुस्साहस कर कौन हो रहा है? किसकी ऐसी हिम्मत हो गई कि जो बीच चौक चौराहा से इतना बड़ा मूर्ति को उठा करके और कहीं भी ले जा करके फेंक दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। सरकार उसमें कठोर कार्रवाई करेगी, उनको ऐसे शरारती तत्वों को जेल के सलाखों के पीछे भेजे ताकि और दुस्साहस न करें। अभी एक पोस्ट आया है कासाबेल जसपुर जिला से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ झीरम घाटी के शहीदों को जो उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया, उसमें कमेंट्स आया है, ऐसे गंदा गंदा गाली दिए जिसको बोल नहीं सकता है आदमी। आखिर इनको हिम्मत कहाँ से आ रहा है? कैसे इनका हिम्मत हो रहा है? सभ्य समाज में ऐसे कृत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कभी नहीं चाहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता हो, महापुरुष हो, मनीषी हो, उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी और मूर्ति खंडित जैसे काम कोई करे। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि समाज में जो प्रेम है, सद्भावना हो, बनी रहे। ये बस्तर जिला जो है वो नक्सल मुक्त घोषित हो गया, केंद्र सरकार ने किया। क्या वाकई नक्सली खत्म हो गए? कैसे देखते हैं? पहले कुंडा गांव आपकी सरकार में होता, बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित हो गया। देखिए, शांति हर कोई चाहता है और शांति बहाली के लिए कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता से होना चाहिए और कहीं भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। बस हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं। अब शांत हुआ होगा तो बस्तर से आवाज़ आएगी। राजनीतिक दल तो जो अपनी सरकार है उसकी वाहवाही करते हैं, तो ये तो जब बस्तर की जनता कहेगी, बस्तर से आवाज़ आएगी कि बस्तर शांत हो गया, तब माना जाएगा कि 100% शांत हो गया है। वैसे जो ऊपरी तौर पे जो खबर आ रहा है शासन प्रशासन से तो आ रहा है। ये कार्यशाला की शुरुआत करने वाली है। कार्यशाला का नाम है संभल कर बोलो। इसमें ये सिखाया जाएगा कि कैसे बात करनी है मीडिया के सामने, भाषण कैसा देना। सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई सारे नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां की बीजेपी की। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा और होना चाहिए। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ विंग है खास करके उनके लिए प्रयास हो रहा है। इसमें गिरावट आई है। जिस प्रकार से सेना के प्रति टिप्पणी लोगों ने किया है, जो सेना हमारे देश की शान है, अपने शौर्य से देश और दुनिया को लोहा मनवाया है। सेना के बदौलत ही हम लोग शांति के साथ हैं और अगर सेना का मनोबल गिराने वाला कोई बयान देता है तो मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में
कई सारे जो बयान आए मध्य प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और कई नेताओं के द्वारा जो बिलो स्टैंडर्ड का टिप्पणी किया गया, वो ऐसे समय में उचित नहीं था। ऐसे समय में जब पूरा पक्ष विपक्ष एक था, केवल राष्ट्रीयता की बात हो रही थी, केवल भारतवर्ष की बात हो रही थी, हिंदुस्तान की बात हो रही थी, उस समय में जो प्रतिकूल टिप्पणी करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसमें सुधार होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होता है? कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति दूसरे पार्टी के बारे में टिप्पणी कर देता है, उसके जवाब में फिर तीसरे पार्टी के लोग बोलते हैं, फिर एक दूसरे के बाद जो समाज में भाईचारा, जो समाज में सद्भावना रहता है, उसको ठेस पहुंचता है। ये दीपक भाई जी की यात्रा का तीसरा दिन है। रामविचार नेताम जी कह रहे हैं कि ये न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस बचा जाता है, कांग्रेस को खुद को बचाने की जरूरत है। रामविचार जी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे आदिवासी समाज से आते हैं, सरगुजा संभाग से आते हैं और उनको उनका निजी ये बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। अगर हमको संवैधानिक अधिकार किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया है। और आज अगर संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस कर रही है तो मैं सोचता हूँ कि जो राजनीति में गिरावट आ रही है, जो न्यायपालिका और सेना जैसे जो सर्वोत्तम हमारे देश की राजनीति में स्थान रखते हैं, उत्कृष्ट स्थान रखते हैं, उनके प्रति निम्न स्तर का टिप्पणी आ रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि संविधान बचा रहे, संविधान रहेगा तो देश रहेगा। और उसी के कारण तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो एक कार्यक्रम चलाने जा रही ABVP के द्वारा, क्या नाम है उसका? संभल के बोलो, क्या है? क्या कार्यक्रम का नाम क्या है? संभल कर बोलो। तो इसलिए उसमें भी कबीरदास जी भी बोले हैं, शब्द संभाले बोले, शब्द के ना हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे दूसरा करे घाव। इसलिए शब्द तो हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, उत्कृष्ट बोलना चाहिए और दूसरे को सुकून पहुँचे ऐसा भाषा और शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, संविधान बचाओ यात्रा नहीं निकाल रहे, बैला डीला बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। सभी न्याय यात्रा में सभी है, संविधान हो, बैला डीला हो, कि हमारा संवैधानिक अधिकार ही तो है। यहाँ के संसाधन, उस पर हमारा हक और अधिकार है। अगर हमारे हक और अधिकार और संवैधानिक अधिकार का कहीं उस पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, हमारा हक अगर कोई छीनने का कोशिश कर रहा है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार को छीनने का कोशिश कर रहा है। तो इस समय तो कांग्रेस ने पूरे देश में संविधान बचाओ यात्रा निकाला है, उसमें भी बैला डीला समाहित है। ये युक्तियुक्तकरण को लेकर जो आप विरोध हो रहा है और आप लोग सवाल जो उठा रहे हैं, उसको लेकर नामचीन नेता कह रहे हैं कि ये जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा है, कर्मचारी संगठन ने बात रखा है, जो प्रभावित हो रहे हैं। हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि जो एक बार पद सृजित हो गए वो समाप्त नहीं होना चाहिए। आज ज़रूरत है शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की, शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की। आपने कितने स्कूल बंद कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ बोलूँगा तो क्रिटिसाइज हो जाएगा कि आपने शराब दुकान एक साथ इतना सारे खोलने का आपने प्रस्ताव ले आया। आप स्कूल को बंद करके शराब दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो माननीय नेताम साहब इस प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री हैं, उनसे आग्रह है कि सरकार को सलाह दें और
इस प्रदेश के मुखिया भी हमारे आदिवासी समाज से हैं। एक गलत संदेश जा रहा है कि स्कूलों को बंद करके शराब दुकान खोला जा रहा है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत नहीं होंगे। शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम हो, गुणवत्ता में नाम हो। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने इंग्लिश स्कूल खुलवाया था, स्वामी आत्मानंद जी। बोर्ड परीक्षा में कितना अच्छा उसका स्कोर आया, कितना अच्छा प्रदर्शन रहा। उधर आपने उसमें कटौती कर दिया। बढ़ाना है तो आप आगे भविष्य को देखते हुए नए आने वाली जनरेशन के लिए हिसाब से शिक्षा को आगे बढ़ाएं। एक अंतिम विषय है कि ननकीराम कंवर जी का बयान है, बोले सरकार का काम जय श्री राम, कोई खुश नहीं है। रघुनाथ सिंह ने बताने की कोशिश की। ननकी दादा का काम, बात को कोई बुरा नहीं मानता है। पहले भी बोलते रहे हैं ननकी दादा और अभी भी बोले हैं। इसके बाद कब यू टर्न मार देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो ननकी दादा बोल रहे हैं वही बात सही है। हम भी ननकी दादा का जो बयान है उस पर उनको उसका समर्थन करते हैं। जो बोल रहे हैं ननकी दादा वो सही बोल रहे हैं। सर, ये सुशासन तिहार के दौरान कह रहे हैं कि सीएम जो है विधायकों के काम की समीक्षा करेंगे और उसके बाद में उसको लेकर बैठक भी होगी कि किसने काम किया, तो आकलन किया जाएगा। और कई बार ये भी पता चला कि उनको कंप्लेन आई है कि विधायक ठीक से काम नहीं करे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? करना ही चाहिए। प्रदेश के मुखिया उनका अधिकार है कि उनके नीचे काम करने वाले कहाँ पर किस काम में लीन है वो पता चलेगा। अधिकांश जगह आप देख रहे हैं कि कहाँ बालू पार हो जा रहा है, रोकने पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। समीक्षा होगा ना, तो ये समीक्षा करना ही चाहिए। ये मुक्तांजलि एक्सप्रेस जो चलती है गाड़ी वहाँ पर मेका हरा में, और वो शवों को ले जाया जाता है, उसके नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया, यानी कि फर्जी बिल पेश किए गए कि ये शव ले जाएगा। जब उनसे फ़ोन पर बात की गई पता चला कि उनका कोई मरा ही नहीं था और इस तरीके से। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने जांच कराने की बात की ना, तो कुछ हुआ नहीं। फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए और जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिस पर आज तो देखे पेपर में भी देखा है कि बाउंसर लोगों का इस प्रकार से क्लास लिया गया है, तो मतलब व्यवस्था कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आपने देखा कि अमरजीत भगत ने क्या कुछ कहा और आगे ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।